Good morning to all of you. Welcome again in paper solving class that continue sample paper number 2 और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, ए और बी। A part, beryllium and magnesium do not give color to flame whereas other alkali earth metals do show white। ये हमने फर्स्ट सैंपल पेपर में भी बताया था आपको। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो हैं वो फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। इट मीन्स इनको अगर फ्लेम में गर्म किया जाए तो ये फ्लेम को कोई स्पेशल कलर जो है वो गेन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं इनका साइज बहुत छोटा होता है और छोटा साइज होने के कारण से, स्मॉल साइज होने के कारण से फ्लेम से इतनी एनर्जी इनके इलेक्ट्रॉन को नहीं मिल पाएगी कि इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के और हायर एनर्जी लेवल में चले जाएं। और फ्लेम का कलर हमें पता ही है कि क्यों होता था, क्योंकि जब हम डिफरेंट इन अल्कली मेटल्स को और अर्थ अल्कली मेटल्स को जब हम फ्लेम के अंदर हीट करते थे तो फ्लेम से इतनी सफिशिएंट एनर्जी उनको मिलती थी कि उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर के और हायर एनर्जी लेवल में जाता था और वापस लौट के जब वो इलेक्ट्रॉन आता था तो उससे एनर्जी रिलीज होती थी और उस एनर्जी के कारण ये जो फ्लेम था, इस फ्लेम को एक स्पेसिफिक कलर मिलता था। लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज छोटा होने के कारण से यहाँ इनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड होने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो एनर्जी कैसी होती है, ज़्यादा होती है और ये फ्लेम इसको एक्साइट करने के कैपेबल नहीं है। इसलिए जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है ये दोनों के दोनों ही फ्लेम टेस्ट नहीं देते। Second question, compare reducing nature of lithium and sodium with proper explanation। reducing nature, reducing nature का मतलब क्या होता है? तो reducing nature तो हमें याद रखना है helping nature, कंफ्यूज नहीं होंगे। हेल्पिंग नेचर का मतलब क्या होता है? जो दूसरों से हेल्प लेता है या दूसरों की हेल्प करता है। तो बिल्कुल हेल्पिंग नेचर किसी का, इसका मतलब वो दूसरों की हेल्प करता है, अदर की हेल्प वो करता है। तो रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या होगा? जो दूसरों को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस टू अदर्स, जो दूसरों का रिडक्शन कर देता है। दूसरों का रिडक्शन करने का मतलब दूसरों को इलेक्ट्रॉन पकड़ा देता है। इट मीन्स जो सेल्फ को क्या कर लेता है? ऑक्सीडाइज कर लेता है, सेल्फ को ऑक्सीडाइज कर लेता है। ऑफर ऑक्सीडेशन, ऑफर आउट, इसका मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, ठीक है ना। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जो जितनी आसानी से सेल्फ को ऑक्सीडाइज करेगा, वो दूसरों को उतनी ही जल्दी क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना ही क्या होगा? हाई होगा। अब अगर हम बात करें अल्कली मेटल्स की, तो ये जो अल्कली मेटल्स होती हैं इनमें जैसे जैसे हम अप टू डाउन जाएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो ऑन गोइंग अप टू डाउन इनका जो साइज है वो क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। और साइज इंक्रीज होने पर क्या होता है? इनका जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जिस कारण से जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली रिलीज कर देंगे, या थोड़ी सी एनर्जी अगर इनको मिल जाए तो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से रिलीज कर देते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं, दैट मीन्स सेल्फ को क्या कर लेते हैं ये बहुत आसानी से? सेल्फ को ये ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। और दूसरों को क्या कर देते हैं? अदर्स जो होते हैं उन अदर्स को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। सेल्फ को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं। तो ऑन गोइंग अप टू डाउन, नीचे जाने पर क्या होता है? इनका जो रिड्यूसिंग नेचर है वो रिड्यूसिंग नेचर क्या होता जाता है? नीचे जाने पर इनका जो रिड्यूसिंग नेचर है वो इंक्रीज होता जाता है। तो लिथियम जो है हिसाब से उसको सबसे कम रिड्यूसिंग नेचर का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन लिथियम जो है वो एक्सेप्शन है बेटा। लिथियम सबसे कम नहीं, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो रिड्यूसिंग नेचर का होता है वो कौन होता है? लिथियम होता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन में लिथियम और सोडियम की बात पूछी गई है, तो वैसे जर्नल ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो सोडियम जो है वो हाई रिड्यूसिंग नेचर का होना चाहिए, लिथियम को कम रिड्यूसिंग नेचर का होना चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में लिथियम जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है देन सोडियम। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ऐसा क्यों? तो इनका जो रिड्यूसिंग नेचर होता है बेटा वो डिपेंड करता है इनके रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे।
और लिथियम जो होता है इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो सबसे कम होता है, -3.05 वोल्ट के अप्रॉक्स होता है। किसी का भी रिड्यूसिंग जो नेचर है वो रिड्यूसिंग नेचर एक्चुअल में डिपेंड करता है उसके रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, और लिथियम का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम होता है -3.05 वोल्ट, इसलिए ये सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर का होता है। अब ये सबसे कम क्यों होता है? उसका रीजन ये है कि लिथियम का जो आयन होता है इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। अब हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा होने के कारण से ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है। अब आप सोचेंगे कि सर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने से ये लिथियम के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कैसे हो गया है? तो देखिए एक्चुअल में रिडक्शन पोटेंशियल होता क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल होता है कि अगर आपके पास में कोई भी मेटल हो और उस मेटल को अगर हम उसके आयन में कन्वर्ट करें, लेकिन एक्वस आयन अगर उसका हम बनाएं, तो इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होती है वो इंथैल्पी ही उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताती है। अब लिथियम से आपको लिथियम का आयन बनाना है तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट करती है। अब ये इंथैल्पी हम कैलकुलेट कैसे करें, इट मीन्स कैसे निकाला जाए इसको, तो इसको हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यहाँ पे हैश लॉ लगा के कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें लिथियम यहाँ सॉलिड है ना, तो पहले हम इस लिथियम को सॉलिड से कहाँ लाएंगे, गैस में लाएंगे। तो गैस में लाने के लिए हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमिशन इंथैल्पी। उसके बाद जब ये गैसेस स्टेट में आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इसको और एनर्जी देंगे जिससे हम इसका लिथियम का आयन बनाएंगे और वो भी गैसियस स्टेट में। इसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन की एंथैल्पी। और उसके बाद जब ये आयन बन जाएगा उस आयन को हम किस में डालेंगे, वाटर में डालेंगे। तो वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ इसके जुड़ जाएंगे, इट मीन्स ये हाइड्रेटेड हो जाएगा, एक्वस बन जाएगा। तो इसको हम कहेंगे हाइड्रेशन की इंथैल्पी। हैस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस एक रिएक्शन या एक स्टेप की ये जो इंथैल्पी है, ये इंथैल्पी किसके बराबर होगी, इन डिफरेंट स्टेप के सम के बराबर होगी। तो कौन कौन सी इंथैल्पी, सब्लिमेशन इंथैल्पी प्लस में आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्लस में हाइड्रेशन की इंथैल्पी सब के सम के बराबर होगी। अब देखिएगा यहाँ से लिथियम को जब हम सब्लिमेट करेंगे तो हमें एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, इट मीन्स हम लोग इसको दे रहे हैं, इट मीन्स ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो सब्लिमेशन इंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। उसके बाद में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, बाहर निकालने के लिए फिर से हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये प्रोसेस भी कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। तो ये वैल्यू भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और जब इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल आकर के जुड़ेंगे तो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स लगा है, वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और अट्रैक्शन फोर्स में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पर एनर्जी बाहर निकलेगी। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। इसलिए ये जो एनर्जी है ये कैसी होगी, नेगेटिव। और लिथियम जो आयन होता है इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, इसलिए ये जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा हाई नेगेटिव होती है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये ज्यादा नेगेटिव है ना, इसलिए इसकी जो एंथैल्पी है वो नेगेटिव रहती है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव आती है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर का होता है। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो सोडियम ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का होना चाहिए, बट एक्चुअल में लिथियम का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम होने के कारण -3.305 सबसे कम होने के कारण जो है लिथियम जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर का होता है। और ये माइनस में आने का कारण या सबसे कम होने का कारण जो रीजन है वो क्या है, वो है लिथियम की हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब आप समझ गए होंगे कि हाइड्रेशन एंथैल्पी इसको कैसे अफेक्ट करती है, इसको नेगेटिव कैसे बना देती है, क्योंकि इसकी वैल्यू हाई है ना, बाकी दोनों एंथैल्पी पॉजिटिव है, नेगेटिव, हाईली नेगेटिव, इसलिए रिजल्टेंट वैल्यू नेगेटिव होगी। इसलिए इसका जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव आता है। इसलिए जो लिथियम है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर का होगा कंपेयर देन सोडियम। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 का पार्ट बी हो गया है। अब 5th नंबर का जो क्वेश्चन है सैंपल पेपर में, उसमें एक और का ऑप्शन भी है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। और का ऑप्शन वाला क्या कह रहा है, नेम वन क्लोराइड, एक क्लोराइड का नाम बताना है, ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर रहा है। इसका मतलब सेकंड ग्रुप की बात कर रहा है, विच इज कोवेलेंट, जो कि कोवेलेंट होगा और सॉल्युबल होता है इथेनॉल में। अब देखिएगा, ऐसा हमने पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है, याद रखना है आपको। जब भी बात किसकी करेगा, कोवेलेंट
आयनिक की बात जब भी करेगा तो हमेशा जो आंसर है वो किससे निकल करके आएगा, हमेशा जो आंसर है वो आपका फाजान रूल से निकल करके आएगा, फाजान्स रूल से निकल करके आएगा। अब फाजान्स रूल क्या कहता है, फाजान्स रूल क्या कहता है, डीपीसी और सीपीसी कहता है। बस आपको क्या लगाना होता है, मोर लगाना होता है। इट मीन्स मोर डिफरेंस, मोर पोलराइजेशन, मोर कोवेलेंट। यहाँ भी मोर लगाएंगे, मोर चार्ज, मोर पोलराइजेशन, मोर कोवेलेंट। अब बात वो किसकी कर रहा है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की। सेकंड ग्रुप में क्या है, बी, उसके बाद Mg, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब इनके भी क्लोराइड की बात वो कर रहा है स्पेशली। तो बी का क्लोराइड बनेगा BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2। इनके अंदर देखिएगा अनाइन जो है ना, वो अनाइन सबके अंदर क्लोराइड है, अनाइन यहाँ पे सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा। बट कटायन देखिए, यहाँ पे जो कटायन है वो बेरिलियम का है, जिसका कि साइज छोटा होगा, मैग्नीशियम रिलेटिवली थोड़ा बड़ा होगा, स्ट्रोंशियम और बड़ा, कैल्शियम और बड़ा, स्ट्रोंशियम और बड़ा होगा और बेरियम और बड़ा होगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे अनाइन सेम है बट कटायन का साइज अलग अलग है। तो अब यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा ज्यादा कोवेलेंट और कौन सा ज्यादा आयनिक होगा। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, फाजान्स रूल, डीपीसी या सीपीसी लगा देंगे। मोर डिफरेंस, अब देखिएगा कटायन एनाइन के साइड में कहाँ ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस ज्यादा होने के कारण से ये कटायन क्या करेगा, इसका हाईली पोलराइजेशन करेगा, और पोलराइजेशन करेगा जिससे इसके इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में आ जाएंगे, और बीच में आने से बॉन्ड कौन से नेचर का हो जाएगा, कोवेलेंट नेचर का हो जाएगा। तो BeCl2 जो है वो सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर का होगा। ठीक है, जनरली ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा, बट जो कोवेलेंट जो ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं जस्ट लाइक इथेनॉल, इनके अंदर कैसा होता है, ये सॉल्युबल होता है, दैट इज BeCl2, ये सब ज्यादा कोवेलेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव रीजन Li2CO3 decompose at lower temperature than sodium carbonate। लिथियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहा है कि वो जल्दी से डिकम्पोज हो रहा है, वो देरी से डिकम्पोज हो रहा है, Li2CO3 और Na2CO3। अब बात जब वो डिकम्पोजिशन की करेगा, डिकम्पोजिशन की करेगा, उनको ब्रेक करने की बात करेगा, ब्रेक करने की बात करेगा तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी फैक्टर अप्लाई होगा। और स्टेबिलिटी जब भी हम बताएंगे तो सीधा सा कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना होता है, ट्रैक्टर कॉन्सेप्ट लगाना होता है। ट्रैक्टर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ट्रैक्टर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बड़े टायर के साथ बड़ा वाला टायर ही होना चाहिए और छोटे टायर के साथ में छोटा टायर ही होना चाहिए, दैट इज ट्रैक्टर कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो ही उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास छोटा साइज का कटायन है तो छोटा कटायन छोटे अनाइन को ज्यादा स्टेबलाइज करता है, बड़ा अगर कटायन है तो बड़े अनाइन को ज्यादा स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन कटायन छोटा है, अनाइन बड़ा है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी कैसी रहती है, कम रहती है, लेस स्टेबल रहता है। जबकि सिमिलर साइज के कटायन एनाइन है तो ऐसे कंपाउंड क्या रहते हैं, मोर स्टेबल रहते हैं। अब यहां चेक कीजिए, लिथियम कार्बोनेट में अनाइन जो है वो कार्बोनेट का है जो कि बड़े साइज का होगा, जबकि कटायन जो है वो लिथियम का है जो कि स्मॉलर साइज का है। जबकि यहाँ पे हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट में, तो जो अनाइन है वो तो सेम है, कार्बोनेट बड़े साइज का, बट कटायन जो है वो देखिएगा सोडियम है। अब सोडियम का साइज ऑब्वियसली इसके कंपैरिजन में कैसा है, बड़ा है। अब देखिएगा कौन किसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। हम समझ पा रहे हैं कि जो छोटा कटायन है वो छोटे अनाइन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा और बड़ा कटायन बड़े को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो लिथियम का साइज छोटा है और साइज छोटा है, इसलिए ये बड़े अनाइन को क्या नहीं कर पाएगा, स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए ये कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है। जब बट सोडियम कार्बोनेट में क्या होगा, सोडियम का साइज रिलेटिवली लार्ज है उसका, तो ये इसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा और ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, इसलिए ये कंपाउंड जो होगा ये कैसा होगा, मोर स्टेबल होगा, इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो ज्यादा रहेगी। ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। आगे पढ़ते हैं क्या कर रहा है। बेरियम, बेरिलियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर बट बेरियम सल्फेट इज नॉट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेरिलियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, तो कह रहा है कि ये सॉल्युबल नहीं है, ये सॉल्युबल है। तो इसके पीछे एक बेसिक कॉन्सेप्ट काम करेगा कि कौन सॉल्युबल होता है और कौन नहीं होता है।
तो उसका अगर हमें बेसिक फंडा आ जाए तो फिर हम किसी के भी बारे में बता सकते हैं कि कौन वाटर में सॉल्युबल है और कौन नहीं है। देखिए, सपोज करो आपके पास में कोई भी सॉल्ट है, ये AB, इस समय ये सॉलिड है। अब अगर आपको इसे वाटर में डिजॉल्व करना है, सॉल्युबल बनाना है, तो देखो क्या करना पड़ेगा। ये जो आपके पास में सॉलिड है, इस सॉलिड को पहले तोड़ना पड़ेगा। तोड़ करके हम क्या करेंगे, पहले पहले इसको इसके आयंस में कन्वर्ट करेंगे, और आयन भी कौन से बनाने पड़ेंगे, गैसियस आयन बनाने पड़ेंगे। इतनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी ताकि ये ब्रेक हो जाए। और ये जो एनर्जी देनी होती है, तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। लैटिस एंथैल्पी। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड के एक मोल को उसके गैसियस आयंस में ब्रेक करने के लिए जितनी भी एनर्जी देनी पड़ती है, रिक्वायर्ड होती है, उस रिक्वायर्ड एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। इतनी एनर्जी देने के बाद अब जब ये गैसियस आयन बन जाएंगे तो इन आयंस को डालना पड़ेगा वाटर में। अब जैसे ही वाटर में डालेंगे तो वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आकर के इसको चारों तरफ से घेर लेंगे, इसके साथ जुड़ जाएंगे, इसके साथ भी अट्रैक्टेड हो जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो आयंस है ना, ये दोनों के दोनों आयंस हाइड्रेटेड हो जाएंगे, एक्वस बन जाएंगे। और अब ये जो इंथैल्पी यहाँ पे लगेगी उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। अब ये AB कंपाउंड है, इसको वाटर में डिजोल्व करना है, तो इसको जैसे ही हम यहाँ पर एक्वस में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, तो ये डिजोल्व होकर के बना लेगा। तो अब इस एक रिएक्शन की, ये जो है ना, इस सॉल्ट को लेकर के आपने वाटर में डाला है और ये आयंस बन गए एक्वस आयन, इस एक रिएक्शन की ये जो इंथैल्पी होती है, इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन की इंथैल्पी। अब हैश लॉ लगाएंगे तो वो क्या कहता है हैश लॉ, कि ये जो आपका एक स्टेप जो आपका हुआ है, इसको डिजोल्व करना हुआ है, सॉल्यूशन जो आपने बनाया है, तो इस सॉल्यूशन की जो इंथैल्पी है वो इन दोनों स्टेप के सम के बराबर होगी। तो सॉल्यूशन की जो इंथैल्पी है वो किस किस के बराबर होगी, जो इसकी लैटिस इंथैल्पी होगी आयनिक कंपाउंड की, और जो इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी होगी आयनिक कंपाउंड की, दोनों के सम के बराबर होगा। अच्छा, अब इनमें से देखिएगा, लैटिस एंथैल्पी के लिए क्या होगा, इसको आपने ब्रेक करना है, आयनिक कंपाउंड है, इसको आयंस में ब्रेक करना है, और ब्रेक करेंगे तो इसका मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा, और एंडोथर्मिक होगा इसलिए ये वैल्यू कैसी होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। और यहाँ पर ये वाला जो प्रोसेस, इसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो आकर के चारों तरफ से इसको अटैच करेंगे, घेरेंगे। जब इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे तो फिर एनर्जी कहाँ निकलेगी, बाहर निकलेगी। इसका मतलब ये जो प्रोसेस होता है दैट शुड बी एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक होगा इसलिए ये एंथैल्पी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अब कोई भी कंपाउंड जो है वो कब डिसॉल्व हो जाएगा, कब यहाँ ये आयनिक कंपाउंड आपका कब सॉल्युबल हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, अगर किसी भी कंपाउंड की लैटिस जो इंथैल्पी है वो अगर ज्यादा है और उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी कम है, इट मीन्स इसको ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा चाहिए, और यहाँ जब वाटर के मॉलिक्यूल आयन के साथ जुड़ेंगे तो निकलने वाली एनर्जी कम है, तो ये एनर्जी, निकलने वाली एनर्जी उस रिक्वायर्ड एनर्जी को कंपनसेट नहीं कर पाएगी, और उसको कंपनसेट नहीं कर पाएगी इसलिए ब्रेक ही नहीं होगा, और ब्रेक नहीं होगा तो फिर हमारा जो कंपाउंड है वो कैसा रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट हो, कि जो लैटिस एंथैल्पी है वो कम हो और कौन सी ज्यादा हो, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो, इसका मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी जो है इसको ब्रेक करने के लिए वो कम है और निकलने वाली एनर्जी ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी तो ये एनर्जी उसको क्या कर लेगी, कंपनसेट कर लेगी, इसलिए वो सॉल्युबल है। ठीक है, चलिए अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया किसी को भी वाटर के अंदर डिसॉल्व करने का। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है बेरिलियम सल्फेट और दूसरा है बेरियम सल्फेट। तो कह रहा है ये वाला जो है ये इनसॉल्युबल है। तो ये इनसॉल्युबल क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो लैटिस एंथैल्पी है वो लैटिस एंथैल्पी कैसी होती है, ज्यादा होती है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसी होती है, कम। लेकिन बेरिलियम सल्फेट जो होता है इसके केस में ये सॉल्युबल है, इसका मतलब ये आसानी से टूट जाएगा। इट मीन्स इसकी कौन सी एंथैल्पी कम है, लैटिस एंथैल्पी कम है, और कौन सी ज्यादा होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, इसलिए ये आसानी से सॉल्युबल हो जाएगा। तो कभी भी सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी का कोई क्वेश्चन आए, सीधा का सीधा हमें लैटिस एंथैल्पी और उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी को रख करके उसे समझा देना है। ये हो गया है बेसिक कॉन्सेप्ट सॉल्युबिलिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट हो गए हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है।
अब हमें एक्सप्लेन करना है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ग्रुप 13 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ग्रुप 14 बिकम मोर एंड मोर स्टेबल विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब बात वो कर रहा है 13 ग्रुप की और 14 ग्रुप की। तो 13 और 14 ग्रुप की ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा है। चलिए 13 और 14 ग्रुप में ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। 13 जो ग्रुप होता है और 14 ग्रुप, ये दोनों के दोनों पी ब्लॉक के ग्रुप हैं। तो 13 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और 14 में कौन होता है? कहे शिवजी सुने पार्वती। अब इनका कन्फ्यूग्रेशन लिखेंगे तो 13 वालों का कन्फ्यूग्रेशन होता है NS2NP1 और इनका होता है NS2NP2। इसका मतलब 13 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, इनका जो वैलेंस सेल होता है, उस वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 13 ग्रुप के ये जो एलिमेंट है, इनके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 और 1, इट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस सेल में होते हैं। और 14 ग्रुप वाले जो एलिमेंट हैं, इनके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 3 जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 3 जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? S के, और 1 इलेक्ट्रॉन कौन सा है? P का। और 14 ग्रुप के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं S वाले और 2 इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? P वाले। ऊपर के जो एलिमेंट होते हैं, अपर जो एलिमेंट होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनके अंदर तो क्या होता है? इनके अंदर तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन, S वाले भी और P वाले भी, ये तीनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और तीनों पार्टिसिपेट करते हैं इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली +3 हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं, तो अब आपको याद होना चाहिए, नीचे जाने पर क्या लगता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने के कारण क्या होता है? नीचे जाने पर क्या होता है? इनकी जो स्टेबिलिटी है, वो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है? इनकी जो स्टेबिलिटी है, वो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सॉरी, क्या कुछ तो गड़बड़ हो गई। इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेस स्टेबिलिटी, कुछ और ही बोल दिया बेटा, दोबारा सुनो। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है? वो ये कहता है कि पी ब्लॉक में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, तो नीचे जाने पर क्या होता है? एस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी जो सब शेल है, इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बॉन्ड बनाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम बॉन्ड नहीं बनाएंगे, और केवल किसको बॉन्ड बनाना होता है? पी के इलेक्ट्रॉन्स को ही बॉन्ड बनाना होता है। तो 13 ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, तो एस के जो इलेक्ट्रॉन है ये इनर्ट रह जाते हैं, और केवल पी का ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, यही केवल बॉन्ड बनाता है। तो इंडियम और थेलियम के अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट और शो करते हैं? +3 के साथ साथ +1 भी शो करते हैं। लेकिन नीचे जाने पर +1 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये वाली स्टेट मोर स्टेबल होती है। क्यों मोर स्टेबल होती है +1 वाली? क्योंकि जो S के इलेक्ट्रॉन है उन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऐसे ही 14 ग्रुप के अंदर जब बात करेंगे, तो अपर जो एलिमेंट होते हैं उनके अंदर S के जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन करते हैं, और पी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इट मीन्स इनकी जो जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होती है? +4 होती है। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे, तो नीचे जाने पर क्या होता है? एस के ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एस के, तो केवल कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं? पी के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। और पी के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है? +2 हो जाती है। इट मीन्स 14 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं ये +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे +2 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और 13 ग्रुप के अंदर ये जर्नली +3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो नीचे जाने पर +1 की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गैलियम हैज हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम। दैट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गैलियम का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा है एल्यूमिनियम से। अब हम बात करेंगे एक जनरल ट्रेंड की, और फिर बात हम करेंगे यहाँ की स्पेशल इस केस में क्या हुआ है।
तो जर्नल जो ट्रेंड होता है हमारा वो क्या कहता है, जर्नल जो ट्रेंड है वो ये कहता है कि भाई किसी भी ग्रुप में जब हम अप टू डाउन जाते हैं, पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप में हम अप टू डाउन जाएंगे तो जो साइज है वो इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज होता है उस कारण से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पे चला जाता है, जिस कारण न्यूक्लियस का लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, और थोड़ी सी एनर्जी अगर इसको दे दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकल करके बाहर आ जाता है। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज हो जाएगा। इट मीन्स जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो थोड़ी सी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इट मीन्स आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो कैसी होती है, कम होती है। तो अप टू डाउन जाने पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होती है। अब बात करते हैं 13 ग्रुप में। 13 ग्रुप में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो जर्नल ट्रेंड क्या है, जर्नल ट्रेंड होता है कि नीचे जाने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो बोरोन का साइज छोटा होगा, उससे बड़ा साइज किसका होगा, एल्यूमिनियम का। अब गैलियम का साइज उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बट एक्सेप्शन है, गैलियम का साइज छोटा होता है। और उसके बाद इंडियम पे जाते हैं तो इंडियम का जो साइज है वो फिर बड़ा होता है, और थैलियम का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल साइज होता है। तो अब अगर हम यहाँ की बात करेंगे, एल्यूमिनियम और गैलियम की बात करेंगे, तो एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है और गैलियम का साइज छोटा हो गया है। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर साइज छोटा क्यों हो गया, इसको तो बड़ा होना चाहिए था साइज में, क्योंकि अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है इसलिए। लेकिन क्या होता है, जब हम पीरियोडिक टेबल में एक बार इनके लोकेशन को चेक करते हैं ना, तो क्या होता है देखिएगा, ये एस ब्लॉक होता है, बीच में कौन सा होता है, डी ब्लॉक होता है, और फिर पी ब्लॉक होता है। और इस पी ब्लॉक के अंदर देखो क्या होता है, बोरॉन और एल्यूमिनियम। अब जैसे ही बोरॉन से एल्यूमिनियम पे गए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइज इंक्रीज होगा। लेकिन एल्यूमिनियम से जैसे ही गैलियम पे जाते हैं तो एल्यूमिनियम के बाद यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक ये 10 एलिमेंट और एक्स्ट्रा आ जाते हैं। और ये 10 एलिमेंट जब और एक्स्ट्रा आते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर कंटिन्यूसली इनका जेड इफेक्टिव बढ़ता है ना, उससे इनका साइज छोटा होता जाता है। और साइज छोटा होने के कारण जब गैलियम पर बात पहुंचती है तो शेल तो बढ़ा है, लेकिन जेड इफेक्टिव इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इट मीन उसके न्यूक्लियस का चार्ज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखता है, जिससे गैलियम का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब गैलियम का साइज छोटा है क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। अब क्वेश्चन राइज हुआ कि सर ये जेड इफेक्टिव हाई क्यों हो गया है, तो जेड इफेक्टिव हाई हुआ है डी के ये जो 10 एलिमेंट्स है ना, इनके कारण, इनके आने के कारण से। क्योंकि हर एलिमेंट के साथ में एक एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन इंक्रीज होगा, और प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा, जिससे इधर आने पर साइज छोटा होता 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 और गैलियम काफी छोटा हो जाता है। अब गैलियम का साइज छोटा है, अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एल्यूमिनियम है, ये गैलियम है, गैलियम का साइज छोटा है। अब आपको एल्यूमिनियम में से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, गैलियम में से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, यहाँ पर भी एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी, यहाँ पर भी एनर्जी देनी पड़ेगी। बताओ तो कहाँ ज्यादा एनर्जी देनी है और कहाँ कम एनर्जी देनी है। तो ऑब्वियसली यहाँ बड़ा साइज है, इट मीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्टेंस पर है, रिक्वायर्ड एनर्जी कैसे रहेगी, कम रहेगी, और यहाँ रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा रहेगी। इसलिए आयोनाइजेशन जो इंथैल्पी है वो एल्यूमिनियम और गैलियम में गैलियम की ज्यादा हो जाती है, बट जर्नल ट्रेंड क्या कहता है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है ना, बट होती ज्यादा गैलियम की है। तो हम उसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गैलियम का साइज छोटा है, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो गैलियम की हाई है देन एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम जो है वो कौन सा आयन बनाता है, देखो एल्यूमिनियम फॉर्म दिस आयन बट बोरोन डज नॉट फॉर्म दिस आयन। एल्यूमिनियम ये वाला आयन बना रहा है बट बोरोन ये वाला आयन नहीं बना पा रहा है, क्यों भाई, तो इसका भी आंसर हम निकाल सकते हैं। देखिएगा एल्यूमिनियम कौन सा बना रहा है आयन और बोरोन कौन सा नहीं बना रहा है। एल्यूमिनियम जो है वो बना रहा है Al(F6-3), बट बोरॉन ऐसा नहीं कर पा रहा है, क्यों, तो यहाँ एल्यूमिनियम देखो कितने फ्लोरीन के साथ जुड़ गया है, इट मींस कितने फ्लोराइड आयन के साथ जुड़ गया है, तो 6 फ्लोरीन के साथ या फ्लोराइड आयन के साथ जुड़ गया है यहाँ पे एल्यूमिनियम। क्यों जुड़ गया है, तो एक बार इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखो। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट सेल 1s2,
उसके बाद सेकंड शेल में 2 सब शेल होते हैं 2s2p। फिर उसके बाद थर्ड शेल, अब देखिएगा s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 6 2 8 2 10। अब उसके बाद थर्ड शेल स्टार्ट होता है। अब थर्ड जो शेल होता है ना उसमें 3 सब शेल होते हैं, 3s भी होता है, 3p भी होता है, 3d भी होता है। अब एश में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 1 इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम जो होता है ना उसके अंदर थर्ड शेल में ये जो डी सब शेल है ये भी होता है, बट इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो इसका मतलब ये जो डी सब शेल है ये वैकेंट होता है, ठीक है ना। एस के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, ई जो सब शेल है उसमें ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन है, और डी पूरा का पूरा वैकेंट है। तो जब यहाँ पे फ्लोराइड आयन इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए आते हैं ना 6, तो ये क्या करता है, ये यहाँ से अपने एस और पी के ऑर्बिटल तो काम में लेता ही है बॉन्डिंग में, साथ में जो फ्लोराइड आयन होता है ना उनको बोलता है कि मेरे ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ना इनके साथ ओवरलैपिंग करके और बॉन्ड बना लो। किस कारण से ये क्या करता है, 6 फ्लोरीन को अकोमोडेट कर लेता है अपने साथ में। लेकिन अगर बोरोन के पास में 6 फ्लोरीन आ जाए तो एक बार आप बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख करके देखिए। बोरोन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। कन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2, ये फर्स्ट शेल, फिर सेकंड, फिर थर्ड। सेकंड शेल में 2 ही सब शेल होंगे, s और p। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 1। अभी p वैकेंट रह गया, थर्ड तो यहाँ होगा ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। अब s के अंदर 1 ऑर्बिटल और p में कितने ऑर्बिटल हैं 3। s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों वैकेंट। तो जब इसके साथ फ्लोराइड आयन बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे तो बस केवल ये अपने s के साथ और ये जो 3 p के ऑर्बिटल है इनके साथ ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इट मींस जो बोरोन है वो मैक्सिमम कितने फ्लोराइड आयनों को अकोमोडेट कर सकता है, 4 को ही कर सकता है। लेकिन एल्यूमिनियम कितने को अकोमोडेट कर सकता है, कितने के साथ बॉन्डेड हो सकता है, 6 के साथ हो सकता है। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं वैलेंस सेल में। लेकिन इसके अंदर बोरोन के अंदर वैलेंस सेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट है, इसलिए इसकी कोवैलेंसी बढ़ नहीं सकती, ये ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। बट एल्यूमिनियम ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। एल्यूमिनियम ही नहीं, नीचे वाले जितने भी होंगे वो सब के सब ऐसा कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।